नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ विद राजेश। जैसे कि देख पा रहे होंगे, हम लोग लगातार पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इस टाइप का हम लोग सीरीज चलाते आ रहे हैं। ये 2023 का पीवाईक्यू है जिसका पूरा एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। तो ये आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है, जिसका फुल एग्ज़ाम्पल के साथ, एक्सप्लेशन के साथ समझाया जा रहा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि दिसंबर 2025 में जो आप जेआरएफ का सपना देखे हों वो पूरा हो सके। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहीं पे सारे पीडीएफ पीवाईक्यू ये सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के क्रम से निम्नलिखित पुस्तकों को सजाएं। ये पुस्तक दी गई हैं, इनको क्रम के अनुसार सजाना है। ये भारतीय साहित्य के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जो कि यूनिट नंबर 4 में है हमारा भारतीय साहित्य। तो उन्हीं में से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका मृगावती, पद्मावती, सत्यवती कथा। तो इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजाना है। तो मृगावती जो है कब प्रकाशित हुआ था? इसका प्रकाशन वर्ष है 1503। कौन लिखा था इसका? कुतुम्बन। और पद्मावती का प्रकाशन वर्ष जो है हो जाएगा आपका 1540। कौन लिखा है इसका? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जी ने इसको लिखा है। और सत्यावती कथा का हो जाएगा आपका, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1503 है। इसको लिखा है ईश्वर दास। और माधव नल्ला कामाकंदल्ला, इसको जो लिखा है इसका प्रकाशन वर्ष है 1527। इसको कौन लिखा है? आलम। तो देखिए, इसको सजाना है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा सत्यवती कथा, जो कि 1503 में है। तो पहले सी आ जाएगा, सी एक ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सी आएगा, उसके बाद ए आएगा सत्यवती कथा, फिर मृगावती, उसके बाद आएगा माधव नल्ला, और फिर आ जाएगा पद्मावती लास्ट में मलिक मोहम्मद जैसीदी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी पदावली में से किस भाषा का प्रभाव विद्वान है? तो मैथिली जो है हिंदी में रचित है रचना, वो पदावली में किस भाषा का विद्वान है? ऑप्शन में दिया गया आपका उड़िया, बंगाल, भोजपुरी, ब्रज भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदावली किसकी रचना है? पदावली जो है सूरदास का रचना है, सूरदास। और सूरदास का भी एक प्रमुख रचना है सुरसावली। तो इनमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो ये की पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेट और नेट का सिलेबस सेम है। आपको जो नेट में पूछा जाएगा वो जेट में भी पूछा जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है जेट वालों के लिए भी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में माथा से पैर तक धारण करने वाले गहनों का क्रम में लिखें। तो ये गहना दिया गया है, ये जो है माथा से लेकर पैर तक पहने जाते हैं। तो इनको बताना है कि माथा से लेकर पैर तक कौन कौन कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया आपका हंसली,
मुटिया, खोगसो और छुच्छी। तो ये जो हो जाएगा हंसली। हंसली कहाँ पहना जाता है? हंसली जो है आपका हाथ में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। सबसे पहले लेकिन आ जाएगा आपका खगसो। खगसो जो होता है इसको खोपा, खोपा बनाया जाता है, तो वहाँ पहना जाता है इसको। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सी, फिर आ जाएगा छुच्ची, तो ये जो हो जाएगा आपका, उसके बाद ये आ जाएगा डी नंबर, फिर आपका हंसली हाथ में हो जाएगा, उसके बाद मुटिया पैर में पहने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। तो ये सारे आभूषण से भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें तो खैर उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा इजी बनेगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया आपका शहीदों के नाम, और सूची 2 में है शहीद की जन्म तिथि। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि सारे इसका 1 लाइनर भी हमने शायद करवाया है, तो जाके हमारा यूट्यूब चैनल पे देख सकिएगा। जितने भी झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं शहीद के, उसका 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो उसमें बताया गया है सारे शहीदों के। तो जाके उसको भी आप देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में है। और पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था इन शहीदों के बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जी का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 में। तो ए का 2 हो जाएगा, ए 2 किसने है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी को मिला लीजिए। जैसे देखिए, वीर तेलंगाना खड़िया का जन्म कब हुआ था? 9 फरवरी 1806 ईस्वी। तो बी का आ जाएगा 3rd। ठाकुर विश्वनाथ सदय जी का हुआ था 12 अगस्त 1817। और पांडे गणपत राय जी का 17 जनवरी 1809 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। चलिए अगला क्वेश्चन को अब देखते हैं। अग्रदास जी किसके शिष्य थे? तो अग्रदास जी किसके शिष्य थे? नंददास, नामदास, या फिर कृष्णदास, या कृष्णदास जी प्यारी, या रामानुजाचार्य का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, कृष्णदास जी प्यारी। इनके जो शिष्य थे वो अग्रदास जी थे। कृष्णदास जी प्यारे के प्रमुख, इसका ग्रंथ ही कहिए, ये जो थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण थे। समर्पण, मीराबाई जैसा समर्पण थे कृष्ण जी प्यारी। और रामानुजाचार्य से क्वेश्चन बनता है, ये जो थे, ये इसका विशिष्ट द्वैत के वेदांता के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। इनका भी पहले से ही पूछा जा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। कथात्मक गीतों के लिए विभिन्न नाम प्रचलित है। तो कथात्मक गीत के लिए देखिए, कौन सा गीत कौन सा स्टेट में गाया जाता है उसको पूछा गया, तो उसको बताना है। गुजरात कथा गीत, बिहार में नटुआ, महाराष्ट्र में पांडवा, राजस्थान में गीत कथा, और बंगाल में डोमकच। तो कौन कौन से ये सारे गीत दिए हैं, वो कौन सा स्टेट में गाया जाता है, उसको देखना है किसमें सही बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं। गुजरात में कथा गीत चलता है। हाँ, गुजरात में कथा गीत गाया जाता है। अब बिहार में नटुआ नहीं, नटुआ जो होता है झारखंड में, नटुआ नृत्य झारखंड में होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र में पांडवा, तो महाराष्ट्र में पांडवा होता है। और राजस्थान में गीत कथा, तो राजस्थान में भी गीत कथा चलता है। बंगाल में डमकच सिर्फ झारखंड में चलता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सी और डी, ये तीनों हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सिखाब रचना के पंचवर्गीय लेखक कौन है? कहाँ रकब सिखाब और सिखाब रचना के पंचवर्गीय लेखक कौन है पूछा गया। ये पुस्तक है, का रकम सिखाब और सिखाब। तो ऑप्शन में दिया गया आपका परमानंद महतो, करमचंद अहीर एवं परमानंद महतो और सृष्टिधर महतो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करमचंद अहीर और परमानंद महतो, ये दोनों इसके लेखक माने जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन बनेगा आपका परमानंद महतो जी से, इनसे बार बार पूछा जाता है। ये इसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको ये है पंचपरगनिया लोक कथा, इसके लेखक माने जाते हैं। और सृष्टिधर महतो से भी बनता है, इसका हो जाएगा आपका डोभाकर फूल। ये सारी याद करने वाली चीज़ है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में पूछता है। करमचंद अहीर का इसका और एक पुस्तक पंचपरगनिया भाषा और साहित्य का इतिहास, इनको भी आप ध्यान में रख के चलिएगा। निम्नलिखित साहित्य की विधाओं को क्रम में लिखिए। तो यह साहित्य की विधा दिया गया है, इसको क्रम में सजाना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका प्रबंध काव्य, लोकगीत, कहानी, लोक कथा। तो सबसे पहले क्या आती है? लोकगीत। तो सबसे पहले लोकगीत आ जाएगा। लोकगीत किस में है? बी कौन में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही होता है, बाकी ऐसे वाला क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं। तो लोकगीत पहले आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? लोकनाट्य, फिर आ जाएगा आपका कहानी, उसके बाद प्रबंध काव्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, तो दूसरा कारण रीजन के रूप में दिया गया है। तो पहला दिया गया आपका, लोक साहित्य परंपरा कदाचित उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मनुष्य जाति है। क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल सही है। किंतु लोकगीत, लोक कथाओं तथा लोकोक्तियों को परंपरा सनातन से मौखिक रही है। हाँ बिल्कुल, यह भी सही हो जाएगा। तो यह कारण और कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी इसका सही है। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। नागपुरी कवि हनुमान सिंह की रचना कौन कौन सी है? ये नागपुरी के प्राचीन कवि माने जाते हैं, तो इनके रचना पूछा गया। कोशिला बिहा, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, प्रलय गीत, मृगवती सत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कृष्ण चरित्र हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रलय गीत, मृगवती सत। तो ये तीनों जो हो जाएगा आपका हनुमान सिंह की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। तो आपका हो जाएगा बी, डी और ई, बी डी ई, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हनुमान सिंह की कौन कौन सी रचना है? कृष्णचरित, प्रलय गीत और मृगवती सत। कोशिला बिहा ये आपका घासीराम का है, घासीराम, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी प्राचीन कवि माने जाते हैं घासीराम जी, इनको भी देख लीजिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा रीजन के रूप में। तो ये अभिकथन जो है, मोहनजोदड़ो जैसे नगर ऋग्वेद में वर्णित है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऋग्वेद के पूरे का अलग विकसित रूप है। हाँ बिल्कुल विकसित रूप है। और कारण में बताया गया ऋग्वेद के पूरे ईंटों के
और हड़प्पा नगर पत्थरों के बने होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, ईंट और पत्थर के बने। तो इसका जो है आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2, उसको मिलान करना है। तो चलिए इसको मिला कर देखते हैं। सूची 1 में दिया है शहीद के नाम और सूची 2 में दिया है शहीद की तिथि। अब जन्म पूछा था, अभी अब शहीद पूछा है, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये हमारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर। तो चलिए इसको मिलाते हैं। शेख भिखारी, तो शेख भिखारी का मृत्यु कब हुआ था? तो शेख भिखारी जी का मृत्यु हुआ था 8 जनवरी 1858 में। और जतरा भगत का कब हुआ था? तो इनका जतरा भगत हो जाएगा आपका 1917 में। तो एक बी का चल जाएगा आपका 4th। और गया मुंडा का कब हुआ था? गया मुंडा का हो गया था आपका 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी में। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का मृत्यु कब हुआ था? इनका जो मृत्यु हुआ था आपका 3 दिसंबर 1917 में। भारत पाक युद्ध में ही उनका मृत्यु हुआ था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। शहीदों से पूछे जाने वाले सारे यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? तो ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? मुख सुख, भावुकता, अनुकरण की पूर्णता, अज्ञानता। तो कौन कौन से कारण हैं? आपका सबसे पहले आ जाएगा मुख सुख, फिर आ जाएगा आपका अनुकरण की अपूर्णता, फिर अज्ञानता। अज्ञानता से भी आपका ध्वनि परिवर्तन होता है। मुख सुख में आपका हो जाएगा शब्दों में बदलाव करना हो जाएगा, और अनुकरण की पूर्ति से आपको हो जाएगा किसी भी शब्द का सही ढंग से उच्चारण ना कर पाना। और अज्ञानता में किसी शब्द का सही उच्चारण ना होना। तो अज्ञानता का अगर कोई चीज़ का सही जानकारी ना हो तो उसका भी अलग अर्थ निकल जाएगा, इसलिए ध्वनि परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी किस में है? ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया साहित्यकार और सूची 2 में उनका कथन और अभिकथन। जो कथन और अभिकथन, इनका भी हम एक क्लास लिए हैं यूट्यूब पे, उसको भी आप जाकर देख लीजिए। ये भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है और वही सारे क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते हैं, इधर उधर उसी को किया जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो चलिए इसको मिला के देखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, तो देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या क्या है? तो उसने कहा है, उनका कथन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। तो ये किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी जी ने। तो ए का हो जाएगा 2। तो ए का 2 किस में आ रहा है? ए का 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेज नारायण लाल का कथन क्या है? लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। तो इसका हो जाएगा 4th। ग्रिम का क्या कथन है? ग्रिम ने कहा है लोकगीत स्वतः जन्मा है, ये ग्रिम का कहना है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है ग्रामीण गीत आर्योत्तर सभ्यता के वेद की श्रुति है, ये कहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। वाक्य के गठन में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? कौन कौन कारण? अन्य भाषा का अभाव, अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना होना, नवीनतम का प्रयास, अज्ञानता। तो कौन कौन सा हो जाएगा? अन्य भाषा का प्रभाव, जी बिल्कुल ये भी हो जाएगा आपका। अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग ना होना, नहीं, इससे तो आपका वाक्य परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। और नवीनतम का प्रयास करना, ये नवीनतम का प्रयास करोगे तो आपको वाक्य गठन में परिवर्तन जरूर
दिखेगा। और अज्ञानता ये भी हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ACD ऑप्शन नंबर 3 में। वर्ण विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वर्णमय को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कितने भागों में बांटा जाता है? 3, 4, 5, 2। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग है इसका। पहला हो जाएगा संहिताएं, और दूसरा हो जाएगा आपका ब्राह्मण, तीसरा हो जाएगा आपका आरण्यक, और चौथा हो जाएगा आपका उपनिषद। तो इन चारों भागों में आपका बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइकल व्रीत ने अर्थ विकास में किन किन 3 दिशाओं का निर्देश दिया है? तो माइकल व्रिल ने 3 दिशाओं का निर्देश दिया है। किसका किसका दिया है? अर्थ विस्तार, भाषिक व्यंजक, अर्थ संकोच, भूभाषिक अर्थ दिशा। तो माइकल व्रिल ने कौन कौन सा अर्थ दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ दिशा, ये तीनों हो जाएगा। ACE किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब भी है भाषा परिवर्तन के ही कारण माने जाते हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ दिशा, ये सारे आपको भाषा परिवर्तन में पढ़ना जरूरी है। यह सिलेबस में भी दिया गया है। रामाष्टयाम की रचना किसने की थी? तो रामाष्टयाम की रचना किसने की थी? अग्रदास, नमदास, प्रियदास, तुलसीदास। तो किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रियदास जी ने किया था। रामाष्टयाम का रचना जो किया है प्रियदास जी। तुलसीदास की एक नहीं, इसके बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन सबसे फेमस जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो रामचरितमानस, ये सबसे अधिक पूछा जाता है। फिर हो जाएगा आपका दोहावली, पदावली, ये सारे इसके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। श्री वी वरदान्यचार्य आदि ने 108 उपनिषदों को विषय अनुसार कितने भागों में बांटा है? तो उपनिषद को कितने भागों में बांटा है वरदानाचार्य जी? तो ऑप्शन में दिया गया 6, 7, 13, 10। तो कितने भागों में बांटा है? 13 भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समाज में पत्थलगड़ी किन किन कार्यों में की जाती है? तो किन किन कार्यों में की जाती है पत्थलगड़ी? मृतकों की स्मृति में, जमीन के सीमांकन में, त्यौहार के उपलक्ष्य में, किसी घटना की याद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों की स्मृति के लिए किया जाता है, जमीन के सीमांकन के लिए भी किया जाता है, त्यौहार के उपलक्ष्य में ये नहीं होता है, किसी घटना की याद में ये भी हो जाएगा। तो ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABD ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। यजुर्वेद के कई अध्यायों में मेघ वाले यज्ञ जिनमें कौन सा शब्द गलत है? तो कौन सा शब्द इसमें गलत में? अश्वमेघ, नरमेघ और धातु मेघ। तो इसमें जो गलत है ये धातु मेघ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो हम अलंकार आपको भी बताए थे, पिछले ही वीडियो में बताएं। तो भरत मुनि ने कितने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की रचना का उल्लेख किया है? 7,
4, 5, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा 4। और 4 वो कौन कौन से अलंकार हैं? तो आपका पहला हो जाएगा उपमा, इसका डेफिनेशन भी दिए थे उपमा। और दूसरा हो जाएगा आपका रूपक, तीसरा हो जाएगा आपका दीपक, और चौथा में हो जाएगा आपका यमक। तो ये सारे मतलब ये चारों अलंकार का नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है भरत मुनि ने। ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये हमको भी उतने अच्छे तरीक़ा से नहीं दिख पा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको हम एक अच्छा PDF देंगे, उसी में आप इसको मिला लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग मिला लीजिएगा। दिख नहीं पा रहा है, इसके वजह से इसका डिस्कशन नहीं किया जा रहा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया भाषा वैज्ञानिक और उनके कथन। तो चलिए मिला के देखते हैं। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा? तो इनका जो कथन है वो विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। ये कहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। और वेंद्रिया ने क्या कहा है? उसने कहा है भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनमें मनुष्य अपने विचार दूसरे पर प्रकट करता है। तो ये कौन कहा है? वेंद्रिया। और ब्लैक एंड ट्रेगर का कहना क्या है? उनका कहना है भाषा ऐच्छिक वक्र प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग करता है। तो इसका हो जाएगा 4। और हमबोल्ट का हो जाएगा उच्चारित ध्वनि को भाषा विज्ञान व्यक्ति के उपयोगी बनने के चिंतन चेष्टा का फल है। भाषा या श्रेणीबद्ध के पक्ष में माना। ये थोड़ा विजुअल नहीं है, मतलब सही से दिख नहीं पा रहा है इसका। तो हेम्बेल्ट का ये कहना है, इसका हो जाएगा डी का 3rd। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी मिलान वाला जो है ना, वो सेम क्वेश्चन है ये। तो नागपुरी कवि जगन्निवास नारायण तिवारी ने डॉक्टर BP केसरी से किस वर्ष उनके निवास पर मिले थे? तो किस वर्ष मिले थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 जून 1964। इस पर ऑप्शन नंबर 2। 10 जून 1963 से 11 जून 1964 मिलते रहे थे। तो यह था आज का हमारा वीडियो पार्ट 4, जिसमें आपको पार्ट 3 है, जिसमें आपको कुल लगभग वही 30 क्वेश्चन आसपास है। और बाकी पार्ट 2 में आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। फिर आपको 2023 का पूरे PDF जो है हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी के साथ।